जी हाँ, बॉक्सिंग का जाना माना नाम जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। आइए स्वागत करते हैं जय भगवान जी का। आप एक फॉर्मर बॉक्सर है, साथ ही करंटली डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? खेल कूद में तो हम सभी रहते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में स्पेसिफिकली कैसे रुझाव रहा आपका बचपन में? नहीं, मेरे को लाइफ में सबसे पहले जो प्राइज़ मिला था वो एक भगवत गीता मिली थी जब मैं 4th क्लास के अंदर था जी। तो वो इसलिए मिली थी कि भाई मैं जो ड्रेस पहन के स्कूल में जाता था वो अच्छी थी। तो वो जब फर्स्ट टाइम भगवत गीता मिली तो वो मुझे नहीं थी, वो मेरी माँ को मिली थी कि वो मेरे को अच्छी ड्रेस पहना के भेजती थी। तो 4th क्लास में तो बच्चे को पता ही नहीं होता प्राइज़ क्या होता है। तो उसके बाद फिर जैसे 5th क्लास में कैश प्राइज़ मिलता है स्टेट्स की तरफ से, आप एक स्कॉलरशिप्स का एग्ज़ाम्स होता है, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए हम स्कूल की तरफ से गए। तो मुझे लगा कि यार मैं किसी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे के पीछे बैठ जाता हूँ ताकि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरे भी आ जाएंगे। तो मेरी क्लास में एक लड़की होती थी तो वो अच्छी इंटेलिजेंट थी, तो मैं उसके पीछे बैठ गया, भाई इसके पीछे बैठ जाएंगे तो ये हो गया तो मैं जी। तो मैंने जैसा उसने एग्जाम्स दिया सेम टू सेम मैंने भी वैसा ही दे दिया। अब जैसे रिजल्ट आया तो वो भी फेल और मैं भी फेल। क्या बात है। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मेहनत खुद करनी पड़ेगी, किसी और के उससे काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद से जिसके घर में हम रेंट पे रहते थे वो बॉक्सर्स थे, तो वो सुपर वेट में खेलते थे, प्रीतम ठाकुर जी। तो वो मुझे छोटे भाई के तरीके से उठा के कंधे पे लेके स्टेडियम में जाते थे। बट वहाँ जाने के बाद वो बॉक्सिंग खेलते थे तो मैंने देखा कि यार लोग पंच मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कभी धर्मेंद्र की मूवीज़ देखते थे, उसके अंदर डिशुम डिशुम की आवाज़ आती थी, तो वहाँ जाके वो डिशुम वाली आवाज़ें निकालते थे और बॉक्सिंग को स्टार्ट कर दिया एज एंटरटेनमेंट। तो वहाँ मज़ा आने लग गया धीरे धीरे। तो 3 महीने के बाद पहले एक टूर्नामेंट्स खेले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो उसमें फर्स्ट आ गए। फर्स्ट आए तो वहाँ अच्छा लगा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। तो जब डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए तो मैंने एक सीनियर से एक हिसार लिखा हुआ ट्रैक सूट ले लिया जी। तो वो जब मैं ट्रैक सूट पहन के निकला जी। तो मेरे कोच ने मुझे पकड़ लिया। ओके। तो वो बोला कि आपको पता है ये जो हिसार लिख रखा है ये कैसे कमाया जाता है? तो मैं बोला नहीं सर। उसने मेरा ट्रैक सूट उतरवा दिया, बोला ये ट्रैक सूट उतारो, जब इसके लायक हो जाओ तब पहनना है। और वो ट्रैक सूट मैंने उस सीनियर से 600 रुपये में लिया था 97 के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैक सूट मिलते थे। तो वो जो ट्रैक सूट उतरा मेरे को वो बड़ा फील हुआ कि यार ये तो बड़ा वो हुआ, इंसल्टिंग हुआ। तो फिर मैंने ये हिसार की तरफ से रोहतक के अंदर स्टेट खेली और वहाँ भी मैंने हिसार की तरफ से रोहतक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वो ट्रैक सूट फिर मैं पहन के गया। फिर मेरे कोच ने कहा कि अब तुम अच्छे लग रहे हो। तो वो जो काफ़ी चीज़ें थी लाइफ के अंदर वो आदमी को ऊपर लेके जाती हैं। कई बार कोच अगर वही चीज़ आप नेगेटिव लेते तो आप स्पोर्ट्स को छोड़ भी सकते थे कि भाई कोच मुझे डांट रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपको पॉजिटिव लेके जानी पड़ेंगी लाइफ के अंदर। और जैसे जैसे मैं खेलने लगा तो उसके बाद फिर मैंने हरियाणा को पार्टिसिपेट किया, दुर्गापुर कलकत्ता के अंदर नेशनल हुई, वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल आया। वहाँ गोल्ड मेडल आने के बाद हमें फर्स्ट टाइम सिलारू के अंदर लेके गए, शिमला के अंदर, वहाँ हमारा इंडिया कैंप लगा। तो वहाँ से हमें इंडिया के पता लगने लग गया कि यहाँ पे भी खेलने से खाना भी फ्री मिल रहा है, खेलने से सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। और किट्स मिलती थी, स्पोर्ट्स की किट्स ना, तो वो किट्स गवर्नमेंट देती थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि शूज़ भी फ्री मिल रहे हैं, बैग भी फ्री मिल रहे हैं, सारी चीज़ें फ्री मिल रही। तो ऐसा लग रहा था कि यार मज़ा भी आ रहा है और वो भी हो रहा है, अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा करते करते फिर जैसे ही खेलने लगे तो एक 17 साल की उम्र हुई थी उस टाइम पे, 2-3 फॉरेन टूर हो चुके थे। अच्छा। तो पंजाब पुलिस के लिए ऑफर आ गया कि आप पंजाब पुलिस में लगेंगे। तो हमें लगा कि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। तो हम यहाँ से हिसार से और जलंधर के लिए मैं गया, वहाँ पे मेरे जूनियर्स को कईयों को जॉब मिल गई थी। तो मैं वहाँ गया तो मैं गेट के ऊपर उतरा तो एक कांस्टेबल खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा जी मुझे तो भर्ती होना है जी। तो वो बोले जी आपको 5 बजे से पहले आना चाहिए था, आप तो 5:30 बजे पहुँचे हो। तो मैं बोला जी मैं तो हरियाणा से आया हूँ इतनी दूर से, जलंधर काफ़ी दूर पड़ता है, 10-12 घंटे लगते हैं। तो बोला जी आप उस ऑफिस में चले जाओ। उसने मुझे ऑफिस बताया, मैं वहाँ पे गया तो एक बड़ी सी चेयर पे बैठे हुए थे। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स का एक थोड़ा सा नेचर है, वो पैरों को टच करते हैं वो आशीर्वाद के लिए। मैंने उनके पैरों को टच किया तो वो बोले हाँ भाई भर्ती होना है। मैं कहना जी हाँ भर्ती होना है। तो छोटा सा था मैं, 17 साल की उम्र थी, बिल्कुल ही छोटा बच्चा, कोई पेरेंट्स साथ नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद और वो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो बोले जी आप बैठ जाइए आप। मैं बैठ गया तो वो बोली 5 डीएसपीओ की कमेटी आएगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। अच्छा। तो वो 17 साल का बच्चा मैं अकेला ही था। तो मैंने 5 डीएसपीज आए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। तो वो बोले आप बैठ जाओ, अभी आपको बॉस के सामने पेश करेंगे। रात को 8:30 बजे मेरे को एडीजीपी गिल साहब होते थे, उनके सामने मुझे अकेले को पेश किया गया। तो डीजीपी साहब एडीजी साहब देखते रहे डॉक्यूमेंट्स, बोले भाई यहाँ भी खेल के आए हो। उस टाइम पे मेरे 3-4 फॉरेन टूर हो चुके थे। मैं हाँ जी खेलना। वो पंजाबी में बोले भाई कितने साल दा होया? तो उस टाइम पे पंजाबी आती नहीं थी। तो मैं पीए के फेस की तरफ देखने लग गया। पीए बोला जी ये 17 साल दा होया।
कहता यार 17 साल का होया, कहता यदि माँ को कह दो रसगुल्ले बन दूंगी, ये भर्ती हो गया। मतलब एक सरप्राइज सा था कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स देखे और आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे बड़े भाई थे वो बसों में लटक के जाते थे, बड़ी फिजिकल मेहनत देते की बात थे, है। एग्जाम्स देते थे, जी। कभी फेल होते थे, कभी कुछ होता था, फिर जॉब्स मिलती थी। बिल्कुल। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जॉब मिल गई है। और फिर वहां से आज अब डीएसपी बन गए। नहीं, वो फिर वो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे लगा यार ऐसी थोड़ी जॉब मिल जाती है। तो वो जो मेरे पीए मुझे अंदर लेके गए थे, वो बोले जी आप 9 बजे सुबह यहीं आ जाना आप, हाँ। इसी ऑफिस में। मैं सुबह 9 बजे गया तो उन्होंने मेरी चेस्ट देखी, मेरी हाइट देखी, तो सब लाल पेन से एंट्री करते रहे वो, क्योंकि 57 केजी में खेलता था मैं। तो मुझे लगा बात बनेगी नहीं, वो लाल पेन से एंट्री हो रही थी। तो जैसे जैसे लाल पेन से एंट्री, तो उन्होंने करके बोला कि आप पुलिस की वेरिफिकेशन करवा लोगे? मैं बोला जी दे दो मुझे। उन्होंने मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन दी और मैं वेरिफिकेशन लेके मेरे पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। जी। वहाँ से 2 दिन के बाद मैं वो वेरिफिकेशन करवा के लेके बाय एंड आ गया। जी। तो उन्होंने मेरे सारे थम्स वगैरह रखवा के और मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। हाँ। जी। तो बोले जी आपकी आज से सैलरी स्टार्ट होगी। अरे वाह। तो उस टाइम पे मतलब हरियाणा में 3100 रुपये सैलरी होती थी और पंजाब के अंदर तो 700 रुपये आपकी सैलरी माँ ने होती फिर रसगुल्ले बांटे या नहीं बांटे? थी। रसगुल्ले बांटने का बड़ा वो था। लेकिन आपने इतने आसानी से कह दिया फॉरेन टूर हो गए थे। वो फॉरेन टूर नहीं थे, वहां पे आपने जाके देश का नाम रोशन किया। वो कैसी यात्रा रही जब आपको पदक मिलता है, राष्ट्रगान बजाया जाता है, कैसा माहौल रहता है? देखिए जब हम फर्स्ट टाइम, मेरा टूर था 99-2000 के आसपास जर्मनी फ्रैंकफर्ट का, और फ्रैंकफर्ट से फिर हम कोटबस गए थे। तो वहाँ पे जब हमने वो जब फ्रैंकफर्ट के अंदर उतरे फर्स्ट टाइम पे, यहाँ पालिका बाजार से सूटकेस खरीद के और एकदम से आप फ्रैंकफर्ट है उतर रहे हैं आप एकदम से, तो एक ड्रीम था बिल्कुल, कि यार इतना साफ सुथरी कंट्री और ये सब कुछ, तो वहाँ जाके बच्चों के साथ ट्रेनिंग करना और फिर वहाँ पे मेडल जीतना, तो एक प्राउड फील था। और उसके बाद जब आप उतर के और आपके गाँव में वापस आ रहे हैं, तो आपके गाँव वाले आपको उस सम्मान की नज़रों से देखते हैं कि आपको हर बार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरी कहीं ट्रेनिंग कम ना रह जाए यार, ये मेरे ऊपर उम्मीद कर रहे हैं मुझसे। आज जब आप पलट के देखते हैं तो पूरी यात्रा में ऐसा पॉइंट कौन सा है जो आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी माँ बाप को प्राउड फील कराया, अपने देश को प्राउड फील कराया? नहीं, मेरी माँ बता रही थी एक दिन मुझे कि भाई जैसे ही अभी मैं डीएसपी बना तो डीएसपी वाली गाड़ी में मैंने मेरे पेरेंट्स को बैठा दिया, एक प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैं प्राइवेट गाड़ी में था, तो गवर्नमेंट गाड़ी में मैंने उनको बैठा दिया, वहाँ आप चलो जी। तो वो गाड़ी ने जब हूटर बजाया तो मेरी माँ ने मेरे फादर को कहा देख मेरा जम्या हुआ है, मतलब मेरा पैदा किया हुआ है। तो वो जो वर्ड्स थे मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि सर वो मम्मी ने ऐसा कहा कि भाई देखो ऐसा है। तो वो प्राउड मोमेंट्स थे कि भाई जब माँ ये कहती है कि भाई मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे प्राउड थे। और एक बार मेरी माँ हमारे ही रोड के ऊपर जो रेडियाँ लगती हैं, तो उन रेडियों से बेर खरीद रही थी जब मैं खेलता था उस टाइम पे, तो वो खरीद रही, तो जो पैसे देने लगे तो उसने रेडी वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया। बोला जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। बोली भाई क्यों नहीं ले सकते आप? बोला जी आप जय भगवान की माँ हो, वो हमारे लिए खेलता है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। क्या बात तो वो जो मोमेंट्स हमारे लिए थे ना, वो कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि कोई कमी ना रह जाए। तो अब जब आप बच्चों को सिखाते हैं, उनको स्पीड सिखाते हैं, स्टेमिना के बारे में बताते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के बच्चे जो बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो वो यूट्यूब को छोड़ दें। बहुत जो यूट्यूब के जो नए नए गुरुज आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ एक बोलना सीख रहे हैं और बोल के उससे मतलब हर बच्चे को गलत गाइड कर रहे हैं। वो अपने कोच के ऊपर विश्वास रखें और किसी की कॉपी ना करें। वो कोच जो होता है वो 10 साल ट्रेनिंग करवाएगा, तो 10 साल ट्रेनिंग के बाद ही आपकी परफेक्शन आएगी। और ऐसा काम करें 10 साल के लोग आपको कॉपी करें, आपको किसी कॉपी करने की जरूरत ना पड़े। जी, बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्लूडेड होती है, बहुत रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल डाइट का ध्यान रखना होता है, लेकिन साथ ही साथ रिंग में जाने से पहले कुछ मेंटल चैलेंजेस भी होते हैं जो एक बॉक्सर गो थ्रू करता है, तो उसके बारे में भी हमें बताओ और कैसे डील करना चाहिए उससे। देखिए कई चीज़ें हमने बॉक्सिंग से ये सीखी हैं कि जैसे जैसे आदमी सीनियर होता जाता है, जो अभी जो हम यूथ के अंदर देख रहे हैं वो मेडिटेशंस वगैरह नहीं कर रहे हैं। जी, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब आपके सामने आपको पता लगता है कि वर्ल्ड चैंपियन आ गया है, तो बच्चा थोड़ा सा हताश हो जाता है कि यार वर्ल्ड चैंपियन है, मैं इसे कैसे बीट करूंगा। क्योंकि बीट, हार और जीत गेम का एक पार्ट है। आपको मेडिटेशन करके अपने आप को इतना बोल्ड करना पड़ेगा कि जो मैंने ट्रेनिंग की है वो मैं 100% रिंग के अंदर दिखा सकूं। बिल्कुल। वो हार और जीत एक डिफरेंट मैटर है, वो होती रहेगी। लेकिन बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर कोई भी आकर कोई भी बोल देता है कि ये सप्लीमेंट लो, वो कोई भी बोल देता है कि ये देसी दवाइयाँ लो, इससे स्टेमिना बन रहा है, इससे वो बन रहा है। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी प्रोटीन या कोई भी देसी आयुर्वेदिक दवा किसी को ओलंपियन या किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकती। जी, वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको सिर्फ थोड़ी एनर्जी देते हैं कि आप वर्कआउट कर सकें। जी, अगर आप खा के सो जाएंगे तो आपको चैंपियन नहीं बन पाएंगे, वो सिर्फ एनर्जी के लिए हैं।
और वो एनर्जी को आप वो करके फिर आप वर्कआउट करें और फिर आप आगे ओलंपिक्स मेडल तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप बाहर जब प्रतियोगिता के लिए जाते हैं तो आपने जैसे बोला वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, अब उनके सामने क्या चुनौती हिंदुस्तानी खिलाड़ी महसूस करता है, फेस करता है, चाहे वो टेक्निक की बात करें या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें? मैं यही बता रहा हूँ आपको, हमारे अंदर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स में कोई भी कमी नहीं है जी, कोई भी कमी नहीं है। और जब से विजेंद्र सिंह ने, सुशील कुमार ने, नीरज चोपड़ा ने एग्जाम्पल सेट करे हैं, तब से हमारे पहले मेडल की उम्मीद लेके चलते थे, मेडल आए, उसके बाद हमने कलर चेंज कर दिया है, कलर के बाद हम गिनतियां स्टार्ट कर दी हैं कि भाई अब की बार गिनती बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो पहले जो हमसे सीनियर्स होते थे तो ये सोच के चलते थे कि ओलंपिक पार्टिसिपेट करना है, इट्स ओके पार्टिसिपेट हो गया, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आपको 34-33 के आसपास जो बेस्ट आपके वेट के होते हैं वही खेल पाते हैं। बिल्कुल 205-7 के आसपास कंट्रीज हैं, उसमें से 20 या 30 के आसपास बॉक्सर्स एक वेट में जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि वहां तक पहुंच गए, तो अब जो यूथ है वो मेडल का कलर चेंज कर रहा है कि भाई लास्ट टाइम ब्रोंज था, अब सिल्वर लेके आएंगे, अब गोल्ड लेके आएंगे। तो थॉट्स बदल रहे हैं और चीजें चेंज हो रही हैं। और सबसे मेन बात ये आ गई कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बाहर बैठ के ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पेरेंट्स बाहर बैठे रहते हैं, बच्चा 3 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, पेरेंट्स साथ लेके जा रहे हैं, एनकरेजमेंट दे रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को। पेरेंट्स स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने लगे। पहले तो ये था कि बच्चा शरारती, इसको निकालो यार 3 घंटे घर से। पहले और अब के आपको सेटअप में भी फर्क लगता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जो उनको बॉक्सिंग के लिए ग्लव्स मिलते हैं या जैसे किट मिलता है, उसमें भी बहुत फर्क आ गया। बहुत ज्यादा। अभी तो जैसे प्राइवेट कंपनी आ रही है, JSW बड़ा अच्छा काम कर रहा है हिसार के अंदर भी, साई सेंटर्स के साथ टाई अप करके उन्होंने बड़े अच्छे सेंटर्स खोले हैं, स्पॉन्सर्स हैं। आपने देखा हो नीरज चोपड़ा और ये सारे JSW से ही थे। तो JSW जो नए नए यूथ्स हैं उनको क्लब से लेके आ रहा है और पर मंथ उनको सैलरी के टाइप में स्पॉन्सर्स कर रहा है, किट्स के टाइप में स्पॉन्सर कर रहा है। और खासकर उन्होंने फिजियो दिए हैं, जो मेन हमारा था स्पोर्ट्स का, वो जैसे 20 साल 10 साल आपने वर्कआउट किया और इंजरी से आपको स्पोर्ट्स को क्विट करना पड़ा, तो वो बड़ा डेंजर होता था। राइट। अब वो जो फिजियोज आ रहे हैं वो क्विट नहीं करने दे रहे और वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करा के उसको नेक्स्ट इवेंट में दोबारा से पार्टिसिपेट तैयार कर देते हैं। सर, आप अभी DSP की तरह पोस्ट पे भी सर्व कर रहे हैं, तो क्या वो चैलेंजेस हैं और क्या वो डिसिप्लिन है जो कि आप बॉक्सिंग रिंग में भी जाते हैं तो आप सेम वही डिसिप्लिन फॉलो करते थे, और जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तब भी वो सेम जो एक प्रेरणा होती है अपने साथ लेके जाते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटी आप देखते हैं इसके बीच एक्चुअल में? में जब हम बैठते हैं किसी चेयर पे, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन बैठता है तो उसको ना 2-3 नज़रों से देखा जाता है। एक तो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक तो आप गांव में नॉर्मली बच्चा है 60% वाला है, वो तो जॉब की तरफ नहीं जा पा रहा, 96 वाले को जॉब मिली, जो 60% का यूथ है वो कहाँ जाए जी। तो वो आपको देखने के लिए आता है, सर मैं भी स्पोर्ट्स में आपके तरीके से लगना चाह रहा हूँ। तो आपको बहुत सारी मर्यादाओं में रहना पड़ता है, क्योंकि आप दोनों तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुलिस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए ओलंपियन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस चीज़ के अंदर आपको बड़ी कसम में आपकी लाइफ का जो डिसिप्लिन है उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। और यूथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम जाने की कोशिश करते हैं कि जो यूथ है और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा तो वो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे तो हम उसको कोचिंग की तरफ ले जाएंगे। मतलब कोई भी बच्चा अगर आपको लग रहा है कि 60-70% का सक्सेस नहीं हो पा रहा है, 13-14 साल का बच्चा आप हमें दे दीजिए, हम नौकरी लगा के दे देंगे। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसे बच्चे जो बॉक्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं, इच्छुक भी हैं, शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कि मैं उन बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, अगर लाइफ का कोई भी शॉर्टकट है सक्सेस होने का, फेम पाने का, फॉरेन कंट्रीज में घूमने का, जो ड्रीम्स होते हैं गाड़ियां लेने का, वो सारे ड्रीम, स्पोर्ट्स सबसे छोटा रास्ता है। अगर आप थोड़ा सा भी, मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं 14 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम जर्मनी गया था, तो जर्मनी की स्पेलिंग भी नहीं पता थी तब हमें, 14 साल की उम्र में। और एक छोटा सा बच्चा गवर्नमेंट के खर्चे पे जा रहा है, और मैंने 72 कंट्री के आस-पास इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो वो ड्रीम्स थे हमारे कि यार हाँ, और अगर अब भैया हम सोचते हैं कि खुद के खर्चे पे एक कंट्री पे भी जाएं तो वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो अचीवमेंट्स थी बहुत सारी। इतने अचीवमेंट्स की आपने बात की, उनमें सबसे एक जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है वो है अर्जुन अवार्ड। तो वो जब आपको अवार्ड मिलता है या वो पदक से, वो भी भारत सरकार सम्मानित करती है, तो एक खिलाड़ी के लिए कितना उत्साहवर्धक होता है ये? देखिए, पहचान आदमी की जब आप स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं तो अवार्ड से होती है। बिल्कुल। अब जब आपको बोल दिया जाएगा कि आप अर्जुन अवार्डी हैं तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार अच्छा खिलाड़ी होगा ये, हाँ ये कुछ अच्छा खिलाड़ी था। और कई अच्छे खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको अवार्ड्स नहीं मिल पाते। बिल्कुल। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यानचंद अवार्ड किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किए हैं। तो अवार्ड से लोगों की पहचान होती है। तो अवार्ड्स जो हैं वो एक पेट्रोल का काम करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो अवार्ड्स गवर्नमेंट्स को बहुत अच्छा है, जो अच्छे कर रखे हैं, करने चाहिए।
लेकिन अवार्ड के लिए मेहनत कितनी करी जाती है। बच्चों को आज लगता है अवार्ड मिल जाए, मेडल मिल जाए, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत जाती है। मेहनत ऐसी है कि हमने जब मैं खेलने लगा था तो मेरे दादाजी गुजर गए थे जब मैं खेल रहा था। तो मेरे को किसी ने बताया नहीं कि पेरेंट्स ने कि भाई ये कहीं ना कहीं इसका स्पोर्ट्स डिस्टर्ब हो जाएगा। तब मैं जब 5-6 दिन के बाद घर गया तो मुझे पता लगा यार दादाजी गुजर गए। तो वो जो कमियां भी लगता है कि मुझे घर पे जाऊंगा तो घर बैठे हुए मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। और कई बारी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी खुद सिस्टर्स थी, उनकी शादियां थी, उन शादियों में हम नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके आदमी जो यहाँ तक बच्चे आज के दिन ये कहते हैं ना कि मेरा बर्थडे विश नहीं किया, वो पेरेंट्स से नाराज होकर भाग जाते हैं, कुछ सुसाइड की तरफ भाग रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें हैं आपकी लाइफ में। अब आपने मेरी खुद रियल सिस्टर की शादियों में मैं नहीं गया तो कोई बात नहीं, उस टाइम मेरा टूर था फॉरेन का, बट अब वही जो रिलेटिव हैं, रिलेशन जो सारे रिश्तेदार हैं, वो आगे बैठते हैं और अच्छा वो करते हैं, सारे एंजॉय करते हैं। आप एक मिसाल हैं उन बच्चों के लिए जो आगे जाके बॉक्सिंग में नाम कमाना चाहते हैं कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, संघर्ष से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचते हैं। जय भगवान जी, आप आए, सभी बच्चों को और हमें भी प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, नमस्कार।